अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 6। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 24 दैट वाज अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला क्वीन एलिजाबेथ I से एंड दे केम टू इंडिया, और फिर कैसे आहिस्ता आहिस्ता उनका इंडिया में इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। तो चलिए आप पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। ब्रिटिश हैड ट्रेडिंग स्टेशन इन कोलकाता। अब ब्रिटिशर्स का कलकत्ता में एक ट्रेडिंग स्टेशन था, यानी कि उनको जो भी मुनाफा हासिल होता था, जो भी चीज़ें वो खरीदते थे, उस सब का उनका कोलकाता में एक ट्रेडिंग स्टेशन था। बिल्ड फोर्टिफिकेशंस, उस ट्रेडिंग स्टेशन के गिर्द उन्होंने फोर्टिफिकेशंस बनाना शुरू कर दी। फोर्टिफिकेशंस क्या होती हैं? फोर्टिफिकेशंस हम कहते हैं मोटी और मजबूत दीवारों को जो किसी इलाके की हिफाजत के लिए बनाई जाती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर फोर्टिफिकेशंस की पिक्चर्स देख सकते हैं। अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ सिराजुद्दौला, अब जिस इलाके में उन्होंने अपना ट्रेडिंग स्टेशन बनाया हुआ था और वो उसके गिर्द फोर्टिफिकेशंस बना रहे थे, उस इलाके का रूलर था सिराजुद्दौला, और उसने ब्रिटिशर्स को इस चीज़ से मना किया कि आप इस तरह की फोर्टिफिकेशंस यहाँ मत बनाएं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसकी बात नहीं मानी। जब ब्रिटिशर्स ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने हमला किया और उसने वो सारी फोर्टिफिकेशंस तबाह कर डाली। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऑब्वियसली उनका इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ था, इतनी ज़्यादा मेहनत लगी हुई थी, तो जब ये सारी चीज़ें गिरा दी गईं तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। रॉबर्ट क्लाइव रीकैप्चर्ड एंड कैप्चर्ड चंदरनगर एज वेल। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव, जिसका जिक्र हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, उसके अंडर एक आर्मी भेजी गई और उन्होंने वो इलाका फिर से अपने कब्जे में ले लिया जिसमें उनका ट्रेडिंग स्टेशन मौजूद था। रॉबर्ट क्लाइव ने न सिर्फ वो इलाका वापस लिया बल्कि चंदननगर, जहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, जहाँ पे फ्रेंच का ट्रेडिंग स्टेशन मौजूद था, उस पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि इंडिया में जितनी भी ट्रेड हो रही है उस सब पर सिर्फ ब्रिटिशर्स का हक रहे, उस सारे का मुनाफा सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को जाए और फ्रेंच का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाए। दे हैड टू ओवरथ्रो सिराजुद्दौला, लेकिन अब इसके लिए ये ज़रूरी था, इस काम के लिए कि वो सारा मुनाफा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को जाए, ज़रूरी था कि सिराजुद्दौला को वहाँ से हटाया जाता या उसको मरवा दिया जाता। मीर जाफर वॉज इन सीक्रेट टच विद क्लाइव। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने मीर जाफर को अप्रोच किया। मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला की आर्मी का जनरल। उन्होंने मीर जाफर से कहा कि अगर तुम हमारा साथ दोगे और तुम सिराजुद्दौला से गद्दारी करोगे तो सिराजुद्दौला के बाद हम तुम्हें हुकूमत दे देंगे। मीर जाफर मान गया। ही वॉज इन सीक्रेट टच विद क्लाइव, यानी कि उसके रॉबर्ट क्लाइव से खुफिया तौर पर राब्ते थे, जिसकी वजह से उसने सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी कर दी। अब आ जाती है बैटल ऑफ प्लासी। Plassey is the name of a place, as you can see in the Indian map, old India map. Disaster for Siraj's troops. Battle of Plassey was a disaster for Sirajuddaulla's troops. Why was it a disaster? जब ये जंग लड़ी गई तो सिराजुद्दौला की सारी आर्मी बुरी तरह नाकाम हो गई। उसकी 2-3 वजूहात थीं। एक वजह तो ये कि उसके आर्मी का जो जनरल था वो ही गद्दार था। दूसरी वजह ये कि उनकी गन्स का जो गन पाउडर था वो ही गीला था।
बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है कि उस वक़्त इतनी जदीद बंदूकें नहीं थी जितनी कि आज। उस वक़्त जो बंदूक इस्तेमाल की जाती थी उसमें गन पाउडर डलता था। पहले गन पाउडर डाला जाता था, फिर उस बंदूक के आगे एक नाइफ लगी होती थी लंबी सी, उसके थ्रू वो अंदर मज़ीद डाला जाता था और फिर फायर किया जाता था। लेकिन गन पाउडर अगर वेट हो, गीला हो, बारूद अगर गीला हो तो कोई फ़ायदा नहीं। और यही हुआ सिराजुद्दौला के ट्रूप्स के साथ। उनकी गन्स में जो डालने वाला बारूद था वो गीला था, तो फिर क्या हुआ कि वो बंदूकें चली ही नहीं और उसके फौजी डर के मारे भाग गए। सिराज कैप्चर्ड एंड मर्डर्ड। तो सिराजुद्दौला की आर्मी हार गई, सिराजुद्दौला पकड़ा गया और उसके बाद उसको मार दिया गया। मीर जाफर who was actually a traitor, ट्रेटर किसको कहते हैं? गद्दार को। He came in power, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर सिराजुद्दौला के खिलाफ तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें रूलर बना देंगे। ऐसा ही हुआ। सिराजुद्दौला जब मर गया तो उन्होंने मीर जाफर को रूलर बना दिया। had to pay 10 million to East India Company। लेकिन बच्चों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो मीर जाफर को भी उन्होंने ठीक से हुकूमत नहीं करने दी। उन्होंने मीर जाफर को इस बात पर मजबूर किया कि कोलकाता में जो उनका ट्रेडिंग स्टेशन तबाह किया गया था उसका नुकसान भरे। अब उसका नुकसान उन्होंने उससे लिया 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़। और बच्चों, उस वक्त का 1 करोड़ आज के कई करोड़ों के बराबर था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मीर जाफर को इस बात पे भी मजबूर किया कि वो उस एक नुकसान का खुमियाजा भुगतने के अलावा भी रॉबर्ट क्लाइव को और बाकी ऑफिशियल्स को पैसे दें। ह्यूज अमाउंट्स टू रॉबर्ट क्लाइव, क्वार्टर यानी कि 1/4 ऑफ द होल रेवेन्यू ऑफ बंगाल टू ब्रिटिश ईच ईयर। न सिर्फ ये, उन्होंने मीर जाफर को ये भी कहा कि जो बंगाल का रेवेन्यू आता है, यानी कि पूरे साल की बंगाल की जो आमदन आती है उसका 1/4 हिस्सा उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। अब मीर जाफर के पास इतना पैसा नहीं था, तो क्या हुआ कि उसे अपने जेवरात भी बेचने पड़े और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देता रहा। उसको उसके लालच की सजा मिली। Forced to sell huge amounts of his own jewels, Clive returned to Britain a very rich man. अब obviously जब आपने इतना ज़्यादा पैसा लिया हो तो आप अमीर तो होगे ही। रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड वापस गया तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका था। उसने बंगाल की आमदन से भी हिस्सा लिया, उसने मीर जाफर से अलग पैसा लिया, उसको गवर्नर बना दिया गया। वो बहुत अमीर होकर इंग्लैंड वापस गया। अब हम आ जाते हैं प्लंडर ऑफ बंगाल की तरफ। प्लंडर का मतलब होता है लूट मार। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में लूट मार कैसे मचाई। ईस्ट इंडिया कंपनी प्लंडर्ड बंगाल, इम्पोज्ड हेवी टैक्सेस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के लोगों पे हेवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए, यानी कि उन पर इतने टैक्सेस लगा दिए कि वो बेचारे भूखे मरने लग गए। बच्चों, ये तक कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के जो अच्छे कपड़ा बुनने वाले लोग थे, जो अच्छा कपड़ा बनाने वाले लोग थे, उनके अंगूठे तक कटवा दिए। फोर्स्ड रिच पीपल टू पे ह्यूज ब्राइब्स, और बंगाल के जो थोड़े बहुत अमीर लोग रह गए थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिश्वत देने पे मजबूर कर दिया। अगर उनको कोई काम करवाना होता था तो पहले उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो बड़ी अमाउंट रिश्वत में दें, तो फिर उनका काम किया जाएगा। कंपेल्ड मीर जाफर टू फ्री ट्रेडर्स फ्रॉम टैक्सेस। बात यहाँ पे रुकी नहीं, उन्होंने मीर जाफर को इस बात पे भी मजबूर किया कि जो ट्रेडर्स इंडिया में ट्रेड कर रहे थे उन्हें किसी किस्म का टैक्स ना अदा करना पड़े।
यानी कि अब उनसे टैक्सेस भी नहीं लिए गए। Officials started trading for themselves. But then there came a U-turn. जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। जो फ़ायदा, जो मुनाफा आता था उन्होंने उससे अपने बैंक अकाउंट्स भरना शुरू कर दिए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देना छोड़ दिए, बल्कि अपने घरों को पैसों से भरना शुरू कर दिया। उसके नतीजे में ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो प्रॉफिट्स आ रहे थे उनमें कमी आना शुरू हो गई एंड दे फेल। बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी की सारी स्टोरी मैं आपको अगले लेक्चर में सुनाऊंगी। लेकिन एक बात जो आपने याद रखनी है, आपने इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपको अगला लेक्चर अच्छे से समझ आए। और इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर सब हेडिंग्स हैं, कोशिश करें कि उन सब हेडिंग्स पर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको पढ़ें। अगर आप सिर्फ अपनी कोर्स बुक्स को पढ़ेंगे तो आपका पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। अगेन, सिर्फ अपनी कोर्स बुक्स मत पढ़ें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डू एक्स्ट्रा रीडिंग, क्योंकि एक्स्ट्रा रीडिंग से आपके जनरल नॉलेज में भी इजाफा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।